फैक्चुअल फैक्ट, मतलब सब फैक्ट है आपको, तो वो फैक्चुअल थिंग्स आपको स्टडी करना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में ख़त्म करने, कल तक ये चैप्टर ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो हम लोग सैटरडे को कंप्लीट करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 7 चैप्टर है ये, क्योंकि 6 चैप्टर हम लोग को सिलेबस में से निकाल लिया गया, तो 4th चैप्टर एंड 6th चैप्टर नहीं करना है। 5th हो गया हम लोग का, अभी हम लोग 7 स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। जैसे हम लोग ने मास मीडिया से रिलेटेड थोड़ा हिस्ट्री देखा, या फिर हिस्ट्री का मास मीडिया में कैसे लिंक होता है, या फिर मास मीडिया में हिस्ट्री के जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, जो भी हिस्ट्री स्टडी करने वाले होते हैं, उनको कैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वो देखा था। सिमिलरली हम लोग वही चीज स्पोर्ट्स में देखने वाले। ओके ओके, सो स्पोर्ट्स combine entertainment and physical exercise. To play is a natural human instinct. Hence, the story of sports begin with the origin of the mankind. Various games have been played since the beginning of civilization. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्पोर्ट जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज भी है, और उसके साथ साथ वो एक क्या एंटरटेनमेंट भी है, राइट। और कोई भी ह्यूमन होता है, उसका एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग छोटे होंगे, तभी से आपको कोई बोलता है क्या कि खेल जाके, बट हम लोग नेचुरली खेलने लग जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, बेसिक इंस्टिंक्ट। तो किसी भी ह्यूमन का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है टू प्ले। सो जहाँ से हम लोग का मैनकाइंड का जर्नी स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में देखा जाए, तो इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ओल्ड है, ठीक है। या फिर इजिप्ट में बोला जाता है कि इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ओल्ड है। यूरोप में बोला जाता है रोमन एम्पायर है, वो सबसे ओल्ड है। तो ऐसे जो भी सिविलाइजेशन है जो कि एंशियंट टाइम से, बहुत ओल्ड टाइम से आ रहे, वो सभी टाइम पे स्पोर्ट्स खेला जाता था। क्यों? क्योंकि जब से ह्यूमन इवॉल्व होने लगा है, तब से ह्यूमन ने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक ह्यूमन का बेसिक इंस्टिंक्ट है, अपने आप वो स्पोर्ट्स खेलने लग जाता है। तो इसके लिए स्पोर्ट्स का हिस्ट्री जानना भी जरूरी है। हंटिंग वॉज Hunting was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment. The ancient Indian literature and epics mention various games such as games of dice, wrestling, horse and chariot races and chase. तो यहाँ पे हम लोग को पहली चीज क्या बोली गई है कि एंशियंट टाइम से आपने सुना होगा कि लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में मतलब बहुत एंशियंट टाइम पे, स्टोन एज वगैरह के टाइम पे लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे। और वो हंटिंग करने के बाद जो भी एनिमल होता था वो उनका फूड होता था। तो तभी के टाइम से हंटिंग जो है वो एज अ फूड और एज अ एंटरटेनमेंट की जाती है। फिर बाद में थोड़े देर बाद हमारे यहाँ पे जो भी इंडियन लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल महाभारत हो, रामायण हो, या फिर जो भी वेदास हो, 4 अलग अलग किस्म के वेद, ये सब जो भी इंडियन लिटरेचर थे, इनमें भी कहीं ना कहीं तो स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाभारत देखोगे तो उसमें यहाँ पे आपको दिखेगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको दिखेगा एक गेम है जो कि डाइस जैसा दिखता है, राइट। तो महाभारत में ये गेम को द्यूत बोला गया, द्यूत, राइट। तो ये द्यूत क्या है, ये एक्चुअली एक डाइस का गेम है। जैसे हम लोग अभी लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, वैसे ही एक डाइस का गेम है जिसको द्यूत बोला जाता था एंशियंट टाइम में। और महाभारत में रेसलिंग के बारे में भी बहुत सारे किस्से दिए गए। फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्णा जो है, उन्होंने अपने मामा कंस को मारा था। कैसे मारा था? एक रेसलिंग फाइट में मारा था। तो महाभारत के टाइम से जो भी हमारे इंडियन लिटरेचर है उसमें द्यूत, जैसे कि गेम ऑफ डाइस, रेसलिंग, उसके साथ साथ चैरियट रेस, चेस, या फिर हॉर्स हॉर्स के रेस, इसके बारे में मेंशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चैरियट का भी देखा नहीं होगा तो देखो, दिस इज चैरियट। चैरियट का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ हॉर्स होता है, पीछे एक रथ होता है जिसको चैरियट बोला जाता है, और उस पर जो भी जो भी ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्चर है जो कि आर्चरी करता है, तो वो चैरियट के ऊपर बैठ के युद्ध में या फिर कोई भी रेस में पार्ट लेता था, तो इसको चैरियट रेस बोला जाता है, ठीक है। रेसलिंग के बारे में भी आप देख सकते हो कि रेसलिंग क्या होता है, 2 जन लड़ते हैं एक सर्कल में। और बहुत बार अभी भी विलेज साइड में ये रेसलिंग को फॉलो किया जाता है। विलेज साइड में ही नहीं, इवन जो हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी रेसलिंग को बहुत बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता है।
ओलंपिक्स के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी रेसलिंग के फाइटिंग्स होते हैं। तो ये रेसलिंग हो गया, चैरियट रेस हो गया, ड्यूथ हो गया, ड्यूथ मतलब गेम ऑफ डाइस। ये सब चीजें, ये सब स्पोर्ट्स पहले के जमाने से ही खेले जा रहे हैं, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। इंडिया में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स है, किसके लिए? रेसलिंग के लिए और अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए। तो उसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, वो मैं पढ़ता हूँ। क्या एग्जाम्पल दिया गया है? देखो, व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स जुम्मा दादा एंड मणिक राव, वडोदरा। क्रीडा विद्यापीठ पटियाला। फिर उसके बाद स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर। फिर खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बेलवाड़ी पुणे। तो ये सब जो भी आपको नाम दिए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स के, यहाँ पे रेसलिंग और रेसलिंग के साथ अलग कुछ कुछ स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, जो कि इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। वडोदरा, पटियाला, गांधीनगर, कोल्हापुर, अमरावती, पुणे। तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग और जगहों पे ऐसे रेसलिंग के सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। सो दैट इज वाई रेसलिंग जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा गेम है। ओलंपिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया के बहुत सारे रेसलर्स होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैरियट। चैरियट का पिक्चर मैंने आपको बताया। नाउ ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज वेरी एंशियंट इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एंशियंट इंडिया के साथ साथ अलग अलग जगहों पे भी स्पोर्ट्स खेला जाता था। तो ग्रीक जो जगह है वहां पे एंशियंट ग्रीक में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला जाते थे, ठीक है। द ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली। दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्कस थ्रो, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, etc. The ancient event of Olympic competitions used to be held at Olympia, the ancient Greek city. To be able to participate in Olympics and be a winner is supposed to be a great honor for sports person. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ग्रीक था एंशियंट टाइम में, जो ग्रीक करके जो कंट्री था, वहाँ पे ओलंपिया करके एक सिटी थी। और वो ओलंपिया में क्या किए जाते थे? अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे, ठीक है। उसमें क्या क्या स्पोर्ट्स के कंपटीशन हुआ करते थे? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो मतलब देखो ऐसी एक डिस्क होती है, इसके हाथ में दिख रही है डिस्क। फिर डिस्क को थ्रो किया जाता है, जिसकी डिस्क सबसे दूर जाएगी वो आदमी जीत जाता है। तो डिस्कस थ्रो, हॉर्स और चैरियट के रेसेस, रेसलिंग हमने देख लिया, बॉक्सिंग भी होता है। ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स के कंपटीशन ओलंपिया में, जो कि एंशियंट ग्रीक सिटी है, वहाँ पे रखे जाते हैं। और उसके बाद क्या होने लगा? ओलंपिया जो है वो इतना फेमस हो गया कि उसके ऊपर से उसके बाद में ओलंपिक्स करके स्पोर्ट्स का एक ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, ओलंपिक्स, ठीक है। और ओलंपिक्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है। अपने या फिर किसी भी कंट्री के लोग जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे मेडल्स वगैरह जीतते हैं, वो उनके लिए और कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। तो इसके लिए ओलंपिक्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स का इवेंट है, ठीक है। और ये जो ग्रीक में ओलंपिया जो सिटी है या फिर जो ग्रीक का एंशियंट कंट्री है, वहाँ पे पहली बार स्पोर्ट्स को क्या किया गया था? सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब कंपटीशन रखे गए थे अलग अलग। उसके पहले ऐसे कंपटीशन वगैरह नहीं होते थे, नॉर्मली लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे। लेकिन एंशियंट ग्रीक जो है वो ऐसी पहली सिटी है जिन्होंने स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया, उसके कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए। ओके, तो ग्रीक के बारे में याद रखो, एंशियंट ग्रीक, कौन सी सिटी? ओलंपिया, और उसके वजह से आया ओलंपिक्स। ओके, ये ओलंपिया का एक पिक्चर है, ठीक है। ओलंपिया सिटी का एक पिक्चर है जहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। टू प्ले गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. It enables us to overcome suffering and worries. Game help us to relax and refresh our minds. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि गेम जो है, गेम खेलना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि गेम हम लोग को फिजिकली तो हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली भी हेल्प करता है। हम लोग के जो भी टेंशन होते हैं, जो भी वरीज होते हैं, जो भी सफरिंग्स होते हैं, हम लोग के क्या होता है जब हम लोग खेलते हैं तो वो चीज़ों के पास इग्नोर हो जाता है और वो हम लोग
भूलने लग जाता है, और उसके लिए हम लोग रिलैक्स और थोड़ा रिफ्रेश फील करते हैं। इसके लिए गेम्स खेलना या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सिर्फ मतलब फिजिकली अच्छा नहीं होता है, सिर्फ बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पिक्चर में आप पढ़ोगे, प्लेइंग स्पोर्ट्स रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बाय 34%, 1 to 3 times a week, 47% 4+ times a week। अगर आप वीक में 1 से 3 बार अगर कोई स्पोर्ट खेलते हो, तो 34% आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी दिमाग में आपके स्ट्रेस होगा, सफरिंग्स होंगे, वरीज होंगे, वो कम हो जाते हैं। और अगर आप 4 से ज़्यादा बार अगर स्पोर्ट्स खेलते हो वीक में, तो 47% तक आपके जो भी वरीज है, जो भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है आपका, वो कम हो सकता है। तो इसके लिए स्पोर्ट्स जो है वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी हेल्प करता है। सो इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे और एक पिक्चर दिया है, देखो, द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ गेम्स। गेम्स खेल के अलग अलग साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल बेनिफिट्स होते हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यूज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल। मतलब अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, तो आपको उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है जितनी आप एक ट्रेडमिल के ऊपर भागते हुए करते हो, राइट। या फिर फैमिली एक्टिविटीज एंड वीडियो गेम्स, फैमिली कोहेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आप कोई वीडियो गेम भी खेलते हो, तो भी आपको क्या होता है, फैमिली कम्युनिकेशन में या फिर अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन करने में हेल्प होती है। तो यहाँ पे ये पिक्चर में अलग अलग स्किल्स दिया। अगर आप कोई गेम खेलते हो, कोई वीडियो गेम खेलते हो, तो उससे आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए। तो इसके लिए स्पोर्ट्स जो है वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay. Games which involve lot of physical activities provide good exercise as well. Games help us building a tenacious and strong body. तो क्या होता है, गेम खेलने के वजह से जैसे मेंटल हेल्थ हम लोग ने देखा, उसके साथ साथ हम लोग को फिजिकल बेनिफिट भी होता है। हम लोग की जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया, यहाँ पे आप अलग अलग चीजें देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे 50 से ज्यादा चीजें लिखी है जो कि आपकी गेम्स या फिर स्पोर्ट्स खेलने से इम्प्रूव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडमली पढ़ूंगा, ठीक है। डिक्रीज बॉडी फैट, तो आपके बॉडी फैट्स डिक्रीज हो सकते हैं, राइट। इंक्रीज स्टैमिना, आपका स्टैमिना इंक्रीज हो सकता है। रिड्यूसेस टेंशन, आपको अगर कोई मेंटल टेंशन है तो वो हो सकता है, ठीक है। या फिर इम्प्रूव हैप्पीनेस, या उसके बाद में देखो, कंट्रोल योर वेट, इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इम्प्रूव योर ब्रीदिंग। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, गेम जो है वो हम लोग को फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके लिए स्पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेइंग गेम्स also help us in developing courage, determination, and sportsmanship. Games needing collective partnership help us to develop a sense of cooperation and team spirit. It also help in developing leadership. अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जो कि एक टीम स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर रेसलिंग हो गया, आर्चरी हो गया, डिस्कस थ्रो, ये सब गेम जो है वो इंडिविजुअल गेम है, मतलब एक लोग वो गेम खेलते हैं। लेकिन अगर कोई टीम स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गया, या फिर फुटबॉल हो गया, या फिर हॉकी हो गया, ऐसे कुछ टीम स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें आपको कलेक्टिवली अलग अलग लोगों के साथ खेलना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो करेज है वो इम्प्रूव होता है, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप इम्प्रूव होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप ग्रुप के साथ खेल रहे हो। तो इसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। लोगों के साथ कोऑपरेशन करना, कम्युनिकेट करना, या फिर टीम स्पिरिट जो बोलते हैं, यूनिटी जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपके माइंड में डेवलप होने लग जाती है। इसमें आप लोग इम्प्रूव होने लग जाते हैं। तो इसके लिए स्पोर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए स्पोर्ट्स की हिस्ट्री स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो पहले तो हम लोग दो मेन टाइप्स देखने वाले हैं। स्पोर्ट्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, वन इज इंडोर गेम्स एंड अदर इज आउटडोर गेम्स। ओके, इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है, जो कि घर के अंदर हम लोग बैठ बैठ के खेल सकते हैं। और आउटडोर गेम मतलब जिसके लिए हम लोग को बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, ग्राउंड में जो ज़्यादातर खेले जाते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स को बोला जाता है आउटडोर गेम्स। तो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले लेंगे, ठीक है। इंडोर गेम्स, indoor games are played within a closed environment and a number of them are played by sitting at one place.
तो इंडोर गेम्स जो है वो हम लोग क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खेलते हैं, उसके लिए हम लोग को बाहर ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंडोर गेम्स हैं जो हम लोग घर पे बैठे बैठे भी खेल सकते हैं। दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विथ गेम्समैन एंड डाइस, कैरम एटसेट्रा। तो ऐसे गेम्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं चेस। तो चेस आपको पता होगा, बहुत सारे लोग खेलते होंगे। कार्ड गेम्स, पत्तों के जो गेम होते हैं अलग अलग, वो गेम्स। उसके साथ साथ कुछ ऐसे गेम होते हैं जो गेम्समैन एंड डाइस के साथ खेले जाते हैं। डाइस मतलब हमारा नॉर्मल डाइस, गेम्समैन मतलब जो हमारे पास कौड़े असतात, जो हम लोग खेलते के समय यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूडो के टाइम पे हम लोग के पास अलग अलग पीसेस होते हैं, उसको गेम्समैन बोल सकते हैं। तो गेम्समैन एंड डाइस एंड कैरम, तो ये गेम्स भी आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल दिस गेम, इसमें डाइस की हेल्प लगती है। अलग अलग गेम्समैन मतलब अलग अलग पीसेस लगते हैं। विच गेम इज दिस? दिस इज स्नेक एंड लैडर, ठीक है। कैरम हो गया, तो कैरम एक गेम है, ये भी हम लोग इंडोर खेल सकते हैं घर में बैठे बैठे। और कुछ अलग अलग गेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा लूडो, ये भी क्या है, इंडोर गेम है। या फिर मोनोपोली, मोनोपोली या फिर हम लोग बिजनेस गेम भी बोलते हैं, ठीक है, व्यापार गेम बोलते हैं कई जगह पे। तो ये गेम्स भी हम लोग घर पे बैठे बैठे एक जगह पे खेल सकते हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खेल सकते हैं। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इंडोर गेम्स। तो अभी ऐसे कुछ इंडोर गेम्स है जो पहले के ज़माने से ट्रेडिशनल गेम्स है, बहुत पहले के ज़माने से खेले जाते हैं, और वो विलेज साइड में अभी भी खेले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ गेम्स दिए। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एस काचकौड़ा और चौका बड़ा और एज एन इंडियन लूडो इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग इंडियंस। तो यहाँ पे एक गेम दिया, ठीक है। ये गेम का नाम क्या है? काच कौड़ा एंड चौका बारा। तो कहीं कहीं जगह पे इसको काच कौड़ा बोला जाता है, कहीं पे चौका बारा बोला जाता है, कहीं पे अलग अलग रूल्स के साथ खेला जाता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से जगहों पे गेम खेल रहे हो। महाराष्ट्र में खेल रहे हो तो नाम अलग होगा, उसका खेलने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है। तो ऐसे ये गेम होता है जिनको इंडियन लूडो भी बोला जाता है। तो ये जो चौका बड़ा गेम है, इसका आप बोर्ड देख सकते हो कैसा होता है। इट इज लाइक लूडो, देखो 4 लोग खेल सकते हैं और हर एक के पास 4 पीस होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, ये सब की अपनी अलग अलग पीसेस है, 4 पीसेस है। तो इट इज काइंड ऑफ अ लूडो। तो इसके लिए इसको इंडियन लूडो के टाइप माना जाता है। इसको और अच्छे से अगर आपको जानना है तो देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंक्लूड किया है कि आप ये ट्रेडिशनल गेम के बारे में थोड़ा जान सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड हो, आपकी जो पीस है वो रेड है, तो आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे? देखो पहला ये, फिर ऐसे जाना पड़ता है, फिर आपको पूरा स्क्वायर जो है वो घूमना पड़ता है, फिर अंदर के साइड जाना पड़ता है, और फिर लास्ट में आपको बीच में जाना पड़ता है। तो जो भी पहले सबसे अंदर पहुंचेगा वो गेम जीत जाएगा। सो इट इज सेम एज लूडो। अगर आप ब्लू हो तो देखो उसका पाथ कैसे होगा। तो यहाँ पे पाथ दिया है कि अलग अलग पाथ कैसे होते हैं अलग अलग पीसेस के। पहले आपको कॉर्नर्स कवर करने हैं, फिर आपको अंदर की तरफ जाना है, और लास्ट में आपको मिडल के साइड में जाना है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे इसको कांच कौड़ा क्यों बोला जाता है, या फिर अलग अलग ऐसे नाम क्यों है? क्योंकि ये ऐसे स्टोन्स के साथ खेले जाते हैं, ठीक है। देखो इसको आप कैसे काउंट करोगे? आप 4 ऐसे अलग अलग स्टोन्स यूज करोगे, और अगर ये ऐसा गिरा तो इसका मतलब क्या है? 1 नंबर। अगर 2 स्टोन्स ऐसे गिरे तो 2, 3 गिरे तो 3, चारों गिरे तो 4, और अगर सब सिमिलर पोजीशन में गिरे सीधे तो 8 पॉइंट्स। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो ये लूडो का ही वर्जन है, लेकिन ये इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पहले से खेला जा रहा है। तो ऐसे कुछ गेम्स होते हैं। तो इसका नाम क्या है? चौका बारा, चौका बारा, या फिर आप इसको बोल सकते हो पांच कौड़िया, या फिर इंडियन लूडो। तो ऐसे अलग अलग गेम्स इंडिया में बहुत पहले से खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स, ठीक है। ये इंडोर गेम का एग्जाम्पल है। और कुछ गेम्स है। द गेम नोन एज सागर गोटे प्लेड विथ अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स, ठीक है। अगर आपके घर में जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर अगर आपकी ग्रैंड मदर है, तो उनको पूछना कभी कि आपने कभी सागर गोटे ये गेम खेला है क्या? क्योंकि पहले के ज़माने में मोस्टली विलेज साइड में गर्ल्स क्या करते थे? ये गेम खेलते थे। अभी ये गेम में क्या होता था? स्टोन्स होते थे, और वो स्टोन्स को वो लोग उछाल के उसके बाद में स्टोन से खेलते थे। तो उसको बोला जाता है सागर गोटे।
और आप ट्राई करो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रैंड मदर को पूछ के ये गेम्स के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए ट्राई करो। तो सागर गोटे एक गेम है, इंडोर गेम, जो इंडिया में गर्ल्स इंडोर खेलते थे। इंडोर मतलब क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खेलते थे। तो हम लोग ने सागर गोटे देखा एक गेम, हम लोग ने चौका बारा देखा, काच कवड़ा देखा। ये सारे इंडोर गेम्स इंडियन ट्रेडिशंस में फेमस है। और एक ऐसा गेम है जो आपने बहुत बार सुना होगा, देयर इज अनदर गेम नोन एज भातुकली, ठीक है, playing house, which is usually played by girls. However, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of girl doll and a boy doll. It is an occasion of family celebration. तो बहुत बार आपने ये सुना होगा ये गेम, विच गेम, भातुकली। भातुकली का मतलब क्या होता है? प्लेइंग हाउस। प्लेइंग हाउस मतलब ऐसा गेम होता है जिसमें पूरा हाउस जैसा एक सेटअप होता है, लेकिन छोटा सेटअप होता है, और जिससे मोस्टली गर्ल्स खेलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ओकेशंस होते हैं ये गेम्स में जहाँ पे फैमिली के बाकी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो घर में अगर जो भी डॉल्स है उनकी वेडिंग सेरेमनी है या फिर अलग ऐसे कुछ इवेंट है, तो वो टाइम पे पूरे फैमिली ये गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अभी तो सब बॉयज़ प्रेजेंट है, गर्ल्स प्रेजेंट नहीं है, तो बॉयज़ ने तो ज़्यादातर खेला नहीं होगा, लेकिन गर्ल्स ने शायद ये गेम बचपन में खेला होगा। तो दिस इज ऑल्सो इंडोर गेम। नेक्स्ट इज आउटडोर गेम। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट क्या है? आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो पहले हम लोग ने देखा था इंडोर गेम्स, इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आउटडोर गेम्स। और जो आउटडोर गेम है उसके दो अलग अलग टाइप है, इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो क्या होंगे इसके अलग अलग टाइप का मतलब क्या हो गया? इंडियन स्पोर्ट्स मतलब वो स्पोर्ट्स होंगे जो इंडिया में मोस्टली खेले जाते हैं, प्राइमरी इंडिया में खेले जाते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मतलब वो स्पोर्ट्स जो कि ग्लोबली खेले जाते हैं, हर एक कंट्री में या फिर हर एक कॉन्टिनेंट में, पूरे वर्ल्ड में वो स्पोर्ट्स फेमस होंगे। ऐसे स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बोलेंगे। ओके, तो ये हम लोग थोड़े देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कबड्डी का एक इमेज है, क्रिकेट का एक इमेज है, तो ये दोनों आउटडोर गेम्स है। इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आट्यापाट्या, खो खो, एटसेट्रा। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लगोरी, विटी डांडू और गिल्ली डंडा, भिंगरी, बॉल्स, भवरे, टॉप्स, फुगड़ी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। तो यहाँ पे अलग अलग इंडियन स्पोर्ट्स दिए हैं जो कि आउटडोर स्पोर्ट्स है। उसके एग्जाम्पल क्या दिया आपको? लंगड़ी, तो लंगड़ी आप सबने देखा होगा, खेला होगा, तो दिस इज लंगड़ी। ओके, कबड्डी तो अभी मैं मानता हूँ कि इंडियन स्पोर्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया है, क्योंकि अलग अलग नेशन से अलग अलग टीम्स आती है। इवन कबड्डी का वर्ल्ड कप भी होता है, लेकिन इट इज़ इंडियन स्पोर्ट जो कि इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा खेला जाता है, तो इसके लिए इसको इंडियन स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया है। तो कबड्डी एक आउटडोर गेम है। उसके बाद में कबड्डी के जैसे ही अलग अलग कुछ गेम होता है, फॉर एग्जाम्पल आट्या पाट्या, खो खो। अगर आप विलेज साइड कभी गए होगे तो वहाँ पे ये गेम खेले जाते हैं, और इवन अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल्स पे ये अलग अलग गेम खेले जाते हैं, ठीक है। तो आट्या पाट्या, खो खो। उसके उसके बाद और ऐसे कुछ गेम्स हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं, जैसे कि मार्बल्स, ठीक है। मार्बल्स के साथ आपने खेला होगा बचपन में। लगोरी एक गेम होता है, विटी डांडू होता है जो कि मोस्टली विलेज साइड में खेला जाता है, उसका हिंदी नाम क्या है? गिल्ली डंडा। फिर भिंगरी या फिर भवरे, ये गेम्स आपने खेले होंगे। और अगर गर्ल्स होंगे तो वो क्या खेलते हैं? फुगड़ी या फिर जिम्मा। ये भी क्या है? एक स्पोर्ट्स है। तो ये सब स्पोर्ट्स को इंडियन स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है। उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस गेम इज आट्या पाट्या, ठीक है। इसमें भी नॉट सेम एज कबड्डी, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम होता है कि दो टीम्स होते हैं और एक दूसरे को आपको आउट करना होता है। सो दिस इज लाइक आट्या पाट्या। ये हो गया खो खो, इट इज़ ऑल्सो सिमिलर। सो खो खो। उसके बाद में ये क्या है? दिस इज लगोरी। इसमें आपको स्टोन्स के पिलर्स जो है, स्टोन्स होते हैं, उसको बॉल मार के गिराना होता है, और फिर दो टीम्स होते हैं, इसमें एक टीम बॉल मारेगी, दूसरी फिर स्टोन्स को जो भी है वो रख रहे होंगे उनको मारेगी। ऐसे गेम अलग अलग इंडियन ट्रेडिशन में फेमस है, आपने कहीं ना कहीं पे ये गेम्स देखे होंगे। फिर ये हो गया विटी डांडू, या फिर इसको क्या बोला जाता है? गिल्ली डंडा। इट इज़ काइंड ऑफ क्रिकेट,
पर यहाँ पे बॉल नहीं है, बैट भी नहीं है, सिर्फ एक डंडा होता है और इसको बोला जाता है विटी या फिर इसको बोला जाता है गिल्ली, जो कि बॉल के जैसे यूज की जाती है। तो ये सब कौन से गेम हो गए? आउटडोर गेम्स, लेकिन आउटडोर इंडियन गेम्स, ठीक है। देन देर आर सम इंटरनेशनल गेम्स जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनली खेले जाते हैं, ग्लोबली खेले जाते हैं, उसके ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स होते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटरनेशनल गेम्स। इंटरनेशनल गेम इंक्लूड बैडमिंटन, अल्टरनेटिवली स्पेल्ड एज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एटसेट्रा। तो आपने अलग अलग ऐसे स्पोर्ट्स देखे होंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बैडमिंटन, बैडमिंटन तो सबको पता है, आपको, आपने खेला भी होता। तो बैडमिंटन को अल्टरनेटिवली बैडमिंटन ऐसे स्पेल किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये जो जी है वो साइलेंट होता है, तो उसको बैडमिंटन भी स्पेल किया जाता है, ठीक है। टेबल टेनिस आपने देखा होगा कहीं पे टीवी पे। हॉकी आपको पता होगा, क्यों? क्योंकि हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है, इट इज कॉल्ड एज इंडियाज नेशनल गेम। फिर हो गया क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ये सब गेम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल गेम। उसके पिक्चर्स आप देख सकते हो, दिस इज क्रिकेट, दिस इज फुटबॉल, देन दिस इज टेबल टेनिस। टेनिस जैसे होता है लेकिन छोटे से टेबल के ऊपर खेला जाता है, तो इसके लिए इसको टेबल टेनिस बोला जाता है। यहाँ पे आपको दो दो प्लेयर दिख रहे हैं बोथ द साइड, लेकिन ये सिंगल प्लेयर भी खेला जाता है, डबल प्लेयर भी खेला जाता है, ओके। और मोस्टली अगर आपको पता होगा तो चाइना जापान के जो टीम्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे खेलते हैं ये स्पोर्ट्स को। देन हो गया हॉकी, ठीक है, ये हॉकी है, इंडिया का नेशनल गेम। देन दिस इज कॉल्ड एज गोल्फ। एक बहुत बड़ा गोल्फ का पिच होता है, ग्राउंड होता है, और वहाँ पे जो बॉल है वो आपको मारना होता है, बहुत दूर एक होल होता है, वो होल के अंदर वो बॉल जाना चाहिए। तो ये जो गेम है उसको बोला जाता है गोल्फ। फिर एक होता है पोलो। पोलो जो गेम होता है उसमें हॉकी जैसा गेम होता है, लेकिन देखो यहाँ पे बॉल दिख रहा है, राइट, हॉकी जैसा गेम होता है, लेकिन ये हॉर्स के ऊपर बैठ के खेला जाता है, घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाता है, इसके लिए इसको बोला जाता है पोलो। तो ऐसे कुछ जो गेम्स है वो क्या हो गया? इंटरनेशनल आउटडोर स्पोर्ट्स। अमॉन्ग आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज्ड फॉर 100 and 200 मीटर्स। तो आउटडोर स्पोर्ट्स जो है उनके साथ और कुछ ऐसे गेम्स है, आउटडोर गेम्स जो फेमस है। तो उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, या फिर उसको स्प्रिंट्स बोला जाता है। स्प्रिंट, ओके, स्प्रिंट के वर्ड याद रखना। स्प्रिंट का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर्स या फिर 200 मीटर्स, ये शॉर्ट डिस्टेंस है और उसके अंदर आपको जितना जोर से हो सके उतना जोर से भागना। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स को क्या बोला जाता है? स्प्रिंट कॉम्पिटिशन या फिर शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग कॉम्पिटिशन। ओलंपिक में भी ये खेला जाता है। ये आपको जहाँ पे भी ये लोगो दिखेगा 5 अलग अलग सर्कल्स का, तो समझ लेना इट इज ओलंपिक्स। अभी यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है 5 सर्कल्स क्यों है? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 5 कॉन्टिनेंट्स है, इसके लिए यहाँ पे 5 सर्कल्स होते हैं। और अगर आपको ये पर्सनैलिटी पता है, ये स्पोर्ट्स में पता होगा शायद, कौन है ये? अगर किसी को पता है, एनीवन, एनीवन नो द नेम, जो यहाँ पे यू कंपटीशन से आगे दिख रहा है? यूशन बोल्ट। यस, उसेन बोल्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलेटिक, या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस फास्टेस्ट। फास्टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्प्रिंटर्स, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है अराउंड समथिंग 9.58। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने 100 मीटर का रेस कंप्लीट किया। तो ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड, उसेन बोल्ट। तो ऐसे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। देन देर आर ऑल्सो मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे किलोमीटर्स में भी डिस्टेंस होता है। तो ऐसे शायद जो 5 सर्कल को रियो भी कहता है ना। व्हाट वो 5 सर्कल रहता है ना, उसका लोगो रियो को भी होता है ना। वही रियो इज ओलंपिक्स का ही पार्ट। देखो ये भी यहाँ पे रियो जो है, ओलंपिक्स जो है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देखाऊँ। ओलंपिक्स जो स्पोर्ट्स है वो हर 2 साल में एक बार होता है, एक्चुअली हर 4 साल में एक बार होता है। लेकिन क्या होता है देखो, ओलंपिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक्स और दूसरा होता है विंटर ओलंपिक्स, ओके। तो समर ओलंपिक्स जो है वो हर 4 साल में एक बार होता है, विंटर ओलंपिक्स भी हर 4 साल में एक बार होता है।
लेकिन उनको ऑर्गेनाइज्ड ऐसा किया होता है कि हर 2 साल में एक इवेंट आए। फॉर एग्जाम्पल रियो 2016 जो है वो ओलंपिक्स था, ठीक है, रियो ओलंपिक्स 2016 जो है वो सपोज समर ओलंपिक्स था, तो 2018 में क्या आएगा, विंटर ओलंपिक्स। और अभी 2020 में और एक ओलंपिक्स आने वाला था, समर ओलंपिक्स, जो कि जापान में होने वाला था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चालू है। तो देखो रियो शायद ओलंपिक्स टोक्यो जो है, 2020 भी आने वाला था ना। यस 2020 में आने वाला था। तो देखो ओलंपिक्स जो है, ओलंपिक्स 2016 में आया था समर ओलंपिक्स, उसके बाद में कब आने वाला था 2020 में जापान में, लेकिन कौन सा वाला, समर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स 2018 में भी आया था, तो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स कभी आएगा, 2022। तो समझ में आया, समर ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार आता है, विंटर ओलंपिक्स भी हर 4 साल में एक बार आता है, लेकिन वो ऐसे अरेंज किए होते हैं कि उनके बीच में 2 साल का ही गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप ले लो, ओडीआई वर्ल्ड कप हर 4 साल में आता है, लेकिन 2 ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच में हमेशा आपको एक T20 वर्ल्ड कप दिखेगा। तो सिमिलरली दो समर ओलंपिक्स के बीच में आपको एक विंटर ओलंपिक दिखेगा, 2 विंटर ओलंपिक के बीच में आपको एक समर ओलंपिक दिखेगा। तो ऐसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये 2016 का रियो जो इवेंट है वो भी क्या था, ओलंपिक्स का ही पार्ट था। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों इंक्लूड किया ये पिक्चर, ये जो है रेस आपको दिख रही है नीचे, इट इज मैराथन रेस, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, देखो मैंस मैराथन। मैराथन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। जो पीछे हम लोग ने देखा था उसेन बोल्ट वाला, दैट वाज शॉर्ट डिस्टेंस 100 मीटर या फिर 200 मीटर। मैराथन जो है वो किलोमीटर्स में होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा रेस होता है। तो ऐसे अलग अलग रनिंग के रेसेस भी स्पोर्ट्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग, और कुछ अलग 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 टाइप्स ऑफ रनिंग, एक को बोला जाता है हर्डल्स, दूसरे को बोला जाता है रिले। हर्डल्स का मतलब देखो ऐसे अलग अलग बीच में हर्डल्स होंगे, रुकावटें होंगी आपके रनिंग के ट्रैक के बीच में, जिसको हर्डल्स बोला जाता है, और उसके ऊपर से कूद के आपको रनिंग करनी होती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हर्डल्स। एंड रिले क्या होता है, रिले में क्या होता है, एक ही नेशन के 4 अलग अलग लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये एक बंदा है, राइट, उसके बाद में उसके आगे ये बंदा है, सिमिलरली यहाँ पे ये बंदा है, उसके आगे ये बंदा है, राइट। तो ये बंदा पहले 100 मीटर भागेगा, उसके हाथ में जो ये सिलेंड्रिकल आपको शेप का जो दिख रहा है वो अपने आगे के बंदे को पास करेगा, ठीक है, और वो फिर आगे का बंदा नेक्स्ट 100 मीटर भागेगा। ऐसे 4 अलग अलग लैप्स होते हैं, 4 अलग अलग बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको बोला जाता है रिले रेस। रिले का मतलब क्या होता है कि आपके हाथ में जो चीज़ है वो आपको आपके पार्टनर को पास करनी है, फिर पार्टनर भागेगा, और जो आखिरी वाला पार्टनर होगा, जो आखिरी ऐसी लाइन होगी अलग अलग कंट्रीज के रेसर्स की, उसमें जो पहले रेस फिनिश करेगा वो कंट्री जीत जाएगी। तो इसको रिले रेस बोला जाता है, जिसमें एक ही रेस में 4 अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो पीछे देखा था हम लोग ने, जिसके ऊपर से कूद के भागना है, इसको हर्डल रेस बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, और अलग अलग आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया। फॉर एग्जाम्पल शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, water sports like swimming, water polo, rowing, and sports that combine physical exercise, and acrobatics like mallakham, rope mallakham, gymnastics, etc. All are all included in the outdoor sports based on physical skill. तो यहाँ पे और अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिए। ये सारे स्पोर्ट्स जो है वो अलग अलग स्किल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये सब आउटडोर स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे का स्पोर्ट्स है, वेट अ मिनट, ये जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है दिस इज डिस्कस थ्रो। ये जो पिक्चर दिख रहा है दिस इज शॉट पुट। शॉट पुट मतलब मराठी में त्याला गोळा फेक बोलता है, ठीक है, ये हेवी होता है वो, तो गोला फेक या फिर शॉट पुट, डिस्कस थ्रो। एक होता है लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आपको जितना दूर हो सके उतना दूर जंप करना होता है। दूसरा होता है हाई जंप, हाई जंप में क्या होता है, एक ऐसा रॉड होता है ऊपर, और वो रॉड के ऊपर से आपको जंप करना होता है, सो दिस इज हाई जंप। देन अलग अलग स्विमिंग्स के कंपटीशन होते हैं, स्विमिंग के रेस के टाइप कंपटीशन होते हैं। ये आपको दिख रहा है वो स्विमिंग की रेस है, और यहाँ पे आपको एक दिखेगा एक नाम, फेल्प्स, ही इज माइकल फेल्प्स।
जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में उसेन बोल्ट फेमस है, वैसे स्विमिंग के लिए माइकल फेल्प्स बहुत ज़्यादा फेमस है। स्विमिंग के कंपटीशन में उनके पास बहुत सारे गोल्ड मेडल्स है ओलंपिक्स में। ओके, ये इसको बोला जाता है रोइंग। रोइंग मतलब बोट चलाना पानी के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एज रोइंग। ये एक वाटर स्पोर्ट है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोलो। इसमें आपको बॉल जो है उसको गोल में डालना होता है, लेकिन ये पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर खेला जाता है। सो दिस इज वाटर पोलो। तो ये सब आउटडोर गेम्स हो गए। देन यहाँ पे महाराष्ट्र में अलग अलग ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल मल्लखम्ब। आप मोस्टली अगर आप लोग काला चौकी के पास रहते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो मैदान है आपके यहाँ पे, वहाँ पे मल्लखम्ब के लिए भी प्रैक्टिस वगैरह की जाती है। तो ये हो गया मल्लखम्ब। और यहाँ पे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, दिस इज रोप मल्लखम्ब। रोप मतलब यहाँ पे एक पिलर नहीं होगा, यहाँ पे रस्सी होगी, रोप होगी, और उसके ऊपर मल्लखम्ब किया जाता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्लखम्ब। ये जो भी स्पोर्ट्स हम लोग ने देखे ये सब आउटडोर स्पोर्ट्स है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक मतलब आपकी जो बॉडी है या फिर आपका जो फिजिकल जो भी आपकी स्किल्स है उसको आपको शोकेस करना पड़ता है, दैट इज जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक मैंस का अलग होता है, वुमेन्स का भी होता है, वो अलग होता है। तो ये हो गया जिम्नास्टिक्स। तो ऐसे अलग अलग गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया आउटडोर गेम्स। अभी इसके साथ साथ कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनको बोला जाता है एडवेंचरस गेम्स। ठीक है, तो एडवेंचरस गेम्स में क्या क्या होता है? आइस स्केटिंग, स्कीइंग या फिर स्काइंग बोला जाता है उसको, आइस हॉकी etc. are popular games that require balancing skills. There are many other adventurous games which include rock climbing, gliding, ऑटो रेसिंग कार्स एंड मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। तो ये सब तो आपको पता होंगे, आपने देखा होगा कि गाड़ियों की रेसिंग होती है तो उसको कार या फिर मोटर बाइक रेसिंग बोलते हैं। ऑटो रेसिंग भी बोला जाता है। ऑटो क्यों? क्योंकि कार या फिर मोटर बाइक, ये जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको ऑटोमोबाइल बोला जाता है, इसके लिए उसको ऑटो रेसिंग बोला जाता है। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ वगैरह चढ़ना। या फिर ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग अलग अलग जगहों पे जाके स्काई से स्काई डाइविंग वगैरह भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे एक और एक स्पोर्ट होता है ग्लाइडिंग वगैरह। तो ये सब एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गए। स्काई डाइविंग भी आपने देखा होगा अलग अलग मूवीज में। तो ये भी क्या हो गया, एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गया। और कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो कि मोस्टली आइस के ऊपर खेले जाते हैं। तो एक होता है आइस स्केटिंग। ये आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो नॉर्मल स्केटिंग है, लेकिन ऐसी आइस के ऊपर भी स्केटिंग की जाती है। ये देखो, ये आइस स्केटिंग है, ठीक है। आइस के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्केटिंग की जाती है, तो दिस इज आइस स्केटिंग। फिर एक होता है आइस हॉकी एंड एक होता है स्कीइंग। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज स्कीइंग, ओके। एंड एक होता है आइस हॉकी। तो आइस हॉकी ये एग्जाम्पल है। इट इज सिमिलर टू हॉकी या फिर सिमिलर टू हॉकी। यहाँ पे आपको एक डिस्क जैसा दिखेगा, बॉल नहीं होता, एक डिस्क होती है छोटी सी, और एक छोटा सा गोल होता है, उसके अंदर आपको गोल करना पड़ता है। और ये भी एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। क्यों? क्योंकि आइस के ऊपर बैलेंस करना ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे इंजरीज वगैरह हो सकते हैं आपको, इसके लिए एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। तो आइस हॉकी हो गया, स्कीइंग हो गया, आइस स्केटिंग हो गया, या फिर अलग अलग जो स्पोर्ट्स है, मोटर बाइक के स्पोर्ट्स या फिर कार रेसिंग के स्पोर्ट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको बाइक या फिर कार चलानी पड़ती है। तो इसमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इसको अलग से कैटेगरी रखी गई है और इसको बोला जाता है एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर्ट्स के अलग अलग टाइप्स। सबको समझ में आए स्पोर्ट्स के टाइप्स?